यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर बिगुल बच चुका है। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली और इस उपचुनाव में सबसे ज्यादा हॉट सीट है मैनपुरी की करहल सीट, जिससे एक तरफ सपा ने तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने इसी सीट से सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप को मैदान में उतारा है। करहल की सीट पर चुनावी घमासान अब बहुत ही ज्यादा दिलचस्प भी और तेज भी हो चुका है। आपको बताते हैं करहल सीट का चुनावी विश्लेषण क्या है इस रिपोर्ट के जरिए। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव का घमासान जोरों पर है, जिसमें मैनपुरी की करहल सीट सबसे हॉट सीट में गिनी जा रही है। सबसे पहले करहल सीट के इतिहास पर नजर डालते हैं। यहां इस सीट पर समाजवादी पार्टी का 7 बार कब्जा रहा है। इस विधानसभा सीट से 1985 में दलित मजदूर किसान पार्टी के बाबूराम, 1989 और 91 में समाजवादी जनता दल और 1993-96 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर बाबूराम यादव विधायक निर्वाचित हुए। 2000 के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के अनिल यादव, 2012 और 2017 में बीजेपी के टिकट पर सोवरन सिंह यादव विधायक चुने गए। करहल विधानसभा सीट से 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सोवरन सिंह यादव पर ही भरोसा जताया। समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे सोवरन सिंह यादव ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के रमा शाके को 40,000 से अधिक वोट के बड़े अंतर से शिकस्त दी थी। काम बढ़िया करेगा, किसी पार्टी का व्यक्ति जो काम बढ़िया करेगा वही जीतेगा, उसमें क्या है, कोई भी हो। फिर भी मुद्दा क्या होगा? ऐसा कौन सी चीज है जो करहल विधानसभा की है या गिरोर की है, जो लोग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि गिरोर में ये चीज हो जाए? देखो, ये तो चीज़ एक आदमी के दिल के अंदर है, खुल के नहीं कोई किसी से कह सकता किस पार्टी को वोट देना है, किसको नहीं देना है। जो काम सही करेगा उसी को इंसान वोट देगा, जो काम ही नहीं करेगा उसे वोट क्या देगा। करहल विधानसभा है, ये गिरोर का क्षेत्र है, ऐसा कौन सा मुद्दा होगा जिसमें आदमी, हर व्यक्ति चाहता है कि ये मुद्दा पूरा हो, या ये अखिलेश यादव से हो चाहे भाजपा से हो? सबसे पहले बेरोजगारी। उपचुनाव में इस बार समाजवादी पार्टी ने तेज प्रताप सिंह यादव को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने भी इस बार समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप सिंह पर दांव लगाया है, जिससे करहल सीट का चुनाव और भी दिलचस्प नजर आ रहा है। वहीं बीएसपी ने भी उपचुनाव में ताल ठोंककर इसे और पेचीदा बना दिया है। इस बार बड़ी जीत समाजवादी पार्टी की होगी। करहल का रिश्ता समाजवादी पार्टी के साथ, मैनपुरी का रिश्ता नेताजी के साथ में बहुत पुराना है। जब राजनीति में नहीं थे उससे पहले का रिश्ता यहाँ के लोगों से, और चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस सीट से इस्तीफा दिया है तो लोगों का मन है कि और ज़्यादा मतों से पार्टी को जिताएं। काल दोहरा पाएंगे? दोबारा दोहराएगा, बहुत अच्छे वोटों से जीतूंगा। मुझे हर समाज का, हर वर्ग का, यादव समाज का, सब हर समाज का मुझे बहुत बहुत समर्थन मिल रहा है। किस तरीके से करहल का चुनाव देखें, क्योंकि उस समय जब दौर था वो परसीमन की व्यवस्था की गई? परसीमन तो जानबूझ के बिगाड़ा गया था, मगर मैं दोबारा यहाँ से विधायक बना तो यहाँ घिरोर विधानसभा का फिर पुनर्गठन हुआ। एक वर्ग विशेष या कह लीजिए पार्टी विशेष के लोगों को जो अवसर दिया जा रहा है, आप मैनपुरी से करहल जाइए या मैनपुरी से गिरोर तक जाइए, जो आपको व्यवस्थाएं देखने को मिल रही होंगी उस पार्टी के लोगों की मिल रही होंगी, चाहे वो आपको क्या बताऊं, गोल्ड हो, कॉलेज हो, भट्टा हो, मिल हो, पेट्रोल पंप हो, सभी उनकी पार्टी ने उनके लोगों को दिया है। यहाँ 3.5 लाख से अधिक मतदाता हैं। अनुमान के मुताबिक इस विधानसभा क्षेत्र में यादव मतदाताओं की बाहुल्यता है। शाक्य, ठाकुर, ब्राह्मण, लोधी और एससी मतदाता भी इस सीट का चुनाव परिणाम निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। करहल विधानसभा सीट में मुस्लिम मतदाता भी अच्छी तादाद में हैं। इस लिहाज से करहल सीट पर जातिगत समीकरण भी प्रत्याशियों के जीत और हार का अनुमान लगाने में सटीक बैठते हैं। प्रत्याशियों को लेकर करहल की जनता भी अपनी नजर बनाए हुए है और आने वाले चुनाव में ही जनता अपने मन की बात कहेगी। सही बात तो ये है, ये करहल विधानसभा क्षेत्र जातीयता के आधार पर बनाया गया क्षेत्र है। गिरोर विधानसभा खत्म करने के बाद में राजनीतिक दलों ने
सत्ता पक्ष उस समय जो राजनीतिक दल था उसने घिरोर विधानसभा ख़त्म करके करहेल विधानसभा बना दी। तो करहेल विधानसभा के समीकरण इस प्रकार से बनाए गए हैं जिसमें कभी यहाँ से हमको लगता है कि समाजवादी पार्टी के अलावा यहाँ से कोई जीत नहीं सकता है। मैनपुरी जिले की करहल विधानसभा का उपचुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में इस करहल विधानसभा सीट की चर्चा है। ये सीट समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सांसद बनने के बाद छोड़ी है और अब इस विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में रिश्ते में फूफा और भतीजा आमने सामने हैं। मैनपुरी से न्यूज़ 18 के लिए देवेंद्र चौहान की रिपोर्ट। वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत मंडप समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने प्रदेश के संस्कृत के छात्रों को पहली बार एक साथ मिलने वाले स्कॉलरशिप योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें, प्रदेश सरकार ने 23 साल के बाद संस्कृत छात्रवृत्ति योजना में संशोधन किया है। वहीं सीएम योगी ने कहा कि अब भारत और सनातन का वक्त है। मुझे लगता है कि अब ये समय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म और भारत का समय आ गया है और भारत के समय को, संस्कृत को नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। इसके लिए आज मैं आपके पास आया हूं। और इसके बाद सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज वाराणसी में बाबा विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह में सीएम योगी आदित्यनाथ और इससे पहले काल भैरव की आरती उतारते नजर आए सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने काजीसराय में हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम योगी ने 51 फीट की ऊंची हनुमान प्रतिमा का अनावरण किया। जय हनुमान श्रीपीठ ट्रस्ट द्वारा हनुमान की ये प्रतिमा बनवाई गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काजीसराय की तस्वीर है। 51 फीट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा का अनावरण सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये प्रतिमा जिसकी ऊंचाई देखिए 51 फीट है। वरदान देने की मुद्रा में हनुमान जी की ये मूर्ति स्थापित की गई है काजीसराय में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ही आज इसका अनावरण किया है। श्री हनुमान श्रीपीठ ट्रस्ट द्वारा मूर्ति का निर्माण करवाया गया है। बाबा भोले की नगरी में उनके रुद्र अवतार हनुमान जी की ये मूर्ति 51 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण आज मुख्यमंत्री ने किया। काजीसराय में हनुमान जी की ये मूर्ति स्थापित की गई है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मनोज रावत कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय नेतृत्व ने मनोज रावत के नाम पर हरी झंडी दे दी है। देहरादून से बड़ी खबर, जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रोडवेज की 130 नई बसों को हरी झंडी दिखाई। रोडवेज को BS6 की 130 नई बसें मिलने के बाद 1300 से ज्यादा बसें अब रोडवेज के बेड़े में शामिल हो जाएंगी। पहाड़ में लोगों को सफर करना आसान होगा। वहीं इस दौरान सीएम ने रोडवेज के चालक, परिचालक, टेक्नीशियंस सभी को दीपावली पर प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया। कि आज हम उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ रहे हैं। लोगों से जुड़ने की एक कड़ी और जुड़ गई है। भाइयों बहनों, ये BS6 मॉडल की जो अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त नई बसें हैं, हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को, लोगों के आवागमन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये बसें न केवल हमारे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक
और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन की जो गतिविधियां हैं उसको भी एक नया आधार और ऊर्जा प्रदान करेगी और पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए भी हमारे राज्य में उनका आवागमन भी आसान करेगी, उनको सुविधा भी प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी धर्मपत्नी के साथ चित्रकूट के कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन किया। विधि विधान से पूजा पाठ के बाद कामदगिरी पर्वत की पंचकोसीय परिक्रमा भी की उन्होंने। इस दौरान उनके साथ एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला, पंडित दीनदयाल शोध संस्थान के सचिव अभय महाजन समेत कई बीजेपी नेता मौजूद थे। अयोध्या में भगवान श्री राम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद यशस्वी प्रधानमंत्री के मौजूदगी में जिस प्रकार से गर्भगृह में प्रवेश हुआ है, ये देश और विदेश के सब मिला के 200 से ज़्यादा देशों में करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों के लिए सच्चे अर्थों में दीपावली उस दिन बनी थी। लेकिन चूंकि दीपावली का 2 दिन बाद है, मैं अपने मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम पर आज सपरिवार दर्शन करने आया हूँ और मुझे इस बात का आनंद है कि भगवान श्री राम ने कठिन काल में, वनवास काल में सर्वाधिक समय अगर कहीं गुजारा है तो मध्य प्रदेश की धरती पर कामतानाथ भगवान के प्रांगण में किसी चित्रकूट धाम में उन्होंने अपना सर्वाधिक समय गुजारा है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने उपचुनाव में सारी सीटें जीतने का दावा किया और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव न होने पर जिम्मेदार बीजेपी को ही ठहराया। जनता का एक वैचारिक आंदोलन चला है संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। ये अयोध्या में कुछ नहीं कर सके, ये चाहे जितनी टीम अपनी कैबिनेट मंत्रियों को लगा दें, ये खुद मैदान छोड़ करके, अखाड़ा छोड़ करके भाग गए हैं। ये चुनाव लड़ने की हैसियत में नहीं है। आप मिल्कीपुर का उदाहरण ले लें कि जो मिल्कीपुर के चुनाव मैदान से भागकर चला जाए तो निश्चित रूप से सभी उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं से हार चुका है।